दोस्तों, अगर किसी पुराने कुएं से आधी रात को किसी लड़की की रोने की आवाज़ आए और वह आवाज़ आपका नाम लेकर बोले, मुझे बाहर निकाल दो, तो क्या आप उस कुएं में झांकेंगे? सोनीपत के एक पुराने गांव में ऐसा ही एक कुआं था। गांव वाले कहते थे कि उस कुएं में पानी नहीं, कोई और रहता है। लोग दिन में भी उस कुएं के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक रात मैंने और मेरे दोस्त ने उस कुएं में झांकने की गलती कर दी और अंदर जो देखा हमें दिखाई दिया वह किसी जिंदा इंसान का नहीं था। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम अर्जुन है। यह घटना लगभग 5 साल पुरानी है, लेकिन आज भी जब मैं रात को अकेला होता हूँ तो मुझे वही आवाज़ सुनाई देती है। एक धीमी कांपती हुई आवाज़, अर्जुन नीचे देख। मैं हर बार डरकर उठ जाता हूँ, पसीने से पूरा शरीर भीग जाता है। कमरे की लाइट जला देता हूँ, पानी पीता हूँ, खुद खुद को समझाता हूँ कि यह बस एक सपना है। लेकिन मैं जानता हूँ वह सपना नहीं है, क्योंकि मैंने उस रात जो देखा था वह मेरी कल्पना नहीं हो सकती थी। यह बात तब की है जब मैं अपने दोस्त निखिल के साथ सोनीपत के पास एक छोटे से गांव गया था। निखिल का पुश्तैनी घर वहाँ था। उनके दादाजी की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए उनके परिवार ने सोचा कि कुछ दिन गांव में रहकर पुराने घर की देखभाल कर ली जाए। निखिल ने मुझे भी साथ चलने को कहा। उसने कहा, भाई गांव चल, थोड़ा चेंज मिल जाएगा। शहर की भागदौड़ से दूर, खेत, खुली हवा और रात को आराम। मुझे भी लगा कि अच्छा रहेगा। उस समय मैं बहुत तनाव में था। नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी। हम दोनों सुबह सुबह दिल्ली से निकल के और दोपहर तक सोनीपत पहुंच गए। वहां से गांव तक पहुंचने के लिए हमें एक पुरानी सी बस मिली। बस में मुश्किल से 10-15 लोग थे। रास्ते में सरसों के खेत, मिट्टी के घर, पुरानी हवेलियां और दूर दूर तक फैली सुनसान ज़मीन दिखाई दे रही थी। शुरुआत में सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह गांव के पास पहुंच रही थी, एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होने लगा। ना बच्चों की आवाज़, ना सड़क पर भीड़, ना कहीं कोई चल रहा था। बस हवा चल रही थी और पेड़ों के सूखे पत्ते इधर उधर बिखरे हुए थे। निखिल ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, शहर वालों को गांव का सन्नाटा डरावना लगता है। मैंने भी हंस कर कहा, डर नहीं लग रहा भाई, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन सच कहूँ तो उस समय मुझे सच में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वह गांव के बाहर रुकी। वहाँ से निखिल का घर लगभग आधा किलोमीटर दूर था। हम दोनों बस बैग उठाकर पैदल चलने लगे। गांव पूरा पुराना था। कई घरों की दीवारें पर दरारें थी। कुछ घरों के दरवाजे बंद थे, जैसे वहाँ सालों से कोई नाई नहीं रहा। बीच बीच में बुजुर्ग लोग चारपाई पर बैठे हमें देख रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमें पहचानते नहीं, बल्कि हमें देखकर परेशान हो रहे हों। निखिल का पुश्तैनी घर गांव के आखिर में छोर पर था। घर बड़ा था, लेकिन पुराना था। मोटे लकड़ी के दरवाजे, आंगन में तुलसी का पौधा, एक तरफ पशुओं का खाली बाड़ा और पीछे की तरफ पुरानी दीवार। घर में निखिल की दादी और दादाजी रहते थे। दादी ने हमें देखकर प्यार से स्वागत किया। उन्होंने हमारे लिए गरम गरम खाना बनाया। गांव का खाना सच में बहुत अच्छा था। सरसों का साग, मक्की की रोटी, घर का मक्खन, सब कुछ। दोपहर धीरे धीरे शाम में बदल गई। शाम होते ही गांव का माहौल और भी शांत हो गया था। शहर में शाम को लोग बाहर निकलते हैं,
लेकिन यहाँ लोग अपने अपने घरों में बंद होने लगे थे। मैंने दादी से पूछा, दादी यहाँ लोग इतनी जल्दी घर में क्यों चले जाते हैं? दादी ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा गांव में रात जल्दी हो जाती है, यहाँ अंधेरा ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मुझे उनकी बात अजीब लगी। मैंने हंसकर कहा, अंधेरा तो हर जगह एक जैसा ही होता है दादी। दादी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चूल्हे में लकड़ी हिलाती रही। तभी दादाजी खांसते हुए बोले, हर जगह नहीं होता। उनकी आवाज़ भारी थी। मैंने उनकी तरफ देखा। दादाजी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ जगहों का अंधेरा खाली नहीं होता। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। निखिल ने बात बदल दी, अरे दादाजी आप फिर शुरू हो गए। अर्जुन पहली बार आया है, उसे डराइए मत। दादाजी चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब डर था। रात के खाने के बाद हम दोनों छत पर चले गए। हवा ठंडी थी, आसमान साफ था, तारे बहुत चमक रहे थे। शहर में ऐसा आसमान कभी नहीं दिखा। मैं छत की दीवार को पास जाकर नीचे देखने लगा। घर के पीछे खेत थे और खेतों के बीच में दूर एक गोल काली आकृति दिखाई दे रही थी। मैंने निखिल से पूछा, वह क्या है? निखिल ने नीचे देखा, उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वह बोला, पुराना कुआं है। मैंने कहा, कुआं? इतना दूर खेतों में बीच में? हाँ, उसने कहा, बहुत पुराना है, शायद 100 साल से भी ज़्यादा पुराना। मैंने मजाक में कहा, चलना कभी दिन में देखते हैं। निखिल ने तुरंत कहा, नहीं। उसका जवाब बहुत तेज़ था। मैंने उसे देखा, क्यों? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस ऐसे ही, वहाँ जाने लायक कुछ नहीं है, सूखा पड़ा है, खंडर जैसा है। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन मेरे मन में कॉन्स्पिरेसी जाग गई थी, क्योंकि निखिल की आवाज़ में सिर्फ टालने वाला भाव नहीं था, उसमें डर था। रात को हर एक कमरे में सोए कमरा बड़ा था, लेकिन पुराना दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। एक सोने में लकड़ी की अलमारी थी। छत पर पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और हर घूमने में आवाज़ कर रहा था, चर चर चर। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए जल्दी से गया, लेकिन रात में मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से आती हुई हल्की चांद फर्म पर पड़ रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद प्यास लगी है। मैं उठने ही वाला था कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी आवाज़, जैसे कोई दूर से रो रहा हो। मैंने कान लगाकर सुना। आवाज़ घर के अंदर से नहीं आ रही थी, वह बाहर से आ रही थी, खेतों की तरफ से। एक लड़की की रोने की आवाज़। मैंने निखिल को उठाया, निखिल सुन। वह नींद में बोला, क्या हुआ? मैंने धीरे से कहा, कोई रो रहा है बाहर। निखिल की आंखें खुल गई। उसने तुरंत मेरी तरफ देखा, फिर निखिल की तरफ। आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, बचाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, किसी को मदद चाहिए शायद। निखिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सो जा अर्जुन। मैंने हैरानी से कहा, क्या? कोई बाहर मदद के लिए पुकार रहा है। निखिल की आवाज़ कौंप रही थी। मैंने कहा, सो जा, बाहर मत जाना। मैंने निखिल की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन उसने मुझे रोक लिया। उस आवाज़ को जवाब मत देना। मैंने पूछा, क्यों? वह धीरे से बोला, क्योंकि वह हर रात आती है। मेरे शरीर में जैसे ठंड फैल गई। हर रात? निखिल ने सिर हिला दिया कुएं की तरफ से। मैं कुछ बोल नहीं पाया। बाहर से आवाज़ फिर आई। इस बार वह सिर्फ रो नहीं रही थी, वह किसी का नाम ले रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी धीमी थी कि नाम साफ नहीं सुनाई दिया। निखिल ने खिड़की बंद कर दी।
फिर उसने लाइट जलाई और बैठ गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उससे पूछा, सच बता, उस कुएं में क्या है? निखिल ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे धीरे बोला, जब मैं छोटा था, जब दादी हमें उस कुएं के पास जाने से मना करती थी। कहती थी कि वह कुआं ठीक नहीं है। गांव में कई साल पहले एक लड़की गायब हुई थी। उसका नाम शायद मीरा था। कुछ लोग कहते हैं कि वह कुएं में गिर गई थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। मैंने पूछा, तो हो सकता है कि गांव वाले डर के कारण कहानी बना रहे हो? निखिल ने मेरी तरफ देखा। अगर सिर्फ कहानी होती तो गांव के लोग रात होते ही घरों के दरवाजे बंद नहीं करते। मैं चुप हो गया। उस रात हम दोनों ने बहुत देर तक बात नहीं की। बाहर से कभी कभी वही रोने की आवाज़ आती रही। धीरे धीरे आवाज़ बंद हो गई। सुबह जब मैं उठा तो सब सामान्य लग रहा था। सूरज निकला हुआ था। दादी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। दादाजी चारपाई पर बैठे हुए होका पी रहे थे। मैंने निखिल को देखा। वह मुझे आंखों से ही चुप रहने का इशारा कर रहा था, लेकिन मैं चुप नहीं रह पाया। मैंने दादी से पूछा, दादी, घर के पीछे जो पुराना कुआं है उसके बारे में कुछ बताइए। दादी के हाथ से झाड़ू लगभग छूट गई। उन्होंने तुरंत निखिल की तरफ देखा। तुमने ऐसा बताया? निखिल बोला, नहीं दादी, इसने खुद देखा छत से। दादी की आंखों में डर आ गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, वह कुआं अब कुआं नहीं रहा। मैंने पूछा, मतलब? दादी ने आसपास देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। फिर बोली, वहाँ मत जाना, दिन में भी नहीं और रात में तो बिल्कुल नहीं। दादाजी ने हुक्का नीचे रख दिया। तुम शहर के लड़के हो, तुम्हें लगेगा हम अंधविश्वासी हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से लोग बदलते देखे हैं। मैंने पूछा, लोग बदलते हैं? दादाजी बोले, जो उस कुएं में झांकता है वह अब पहले जैसा नहीं रहता। मेरे मन में डर और कॉन्सुलेशन दोनों बढ़ रही थी। जिज्ञासा। मैंने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? क्या हुआ था उस कुएं पर? दादाजी कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले एक गांव के ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली हुआ करती थी। उनके खेत बहुत बड़े थे। वही कुआं उसकी ज़मीन पर था। उस समय गांव में पानी की कमी थी, इसलिए लोग उसी कुएं से पानी भरते थे। ठाकुर की बेटी थी मीरा, बहुत शांत, बहुत सुंदर और बहुत सीधी। गांव के लोग कहते थे कि मीरा का मन गांव के ही एक गरीब लड़के से लग गया था। लड़के का नाम था करण। दादी ने बीच में कहा, दोनों शादी करना चाहते थे। दादाजी ने सिर हिलाया, लेकिन ठाकुर को यह मंजूर नहीं था। एक रात करण अचानक गायब हो गया। लोगों ने कहा कि वो शहर भाग गया, लेकिन मीरा ने किसी पर विश्वास नहीं किया। उसने कई दिनों तक करण को ढूंढा। फिर एक रात मीरा भी गायब हो गई। मैं ध्यान से सुन रहा था। दादाजी ने आगे कहा, सुबह लोगों को कुएं के पास उसकी चूड़ियाँ मिली, दुपट्टा मिला, लेकिन मीरा नहीं मिली। कुआं कई बार खाली कराया गया। लोग रस्सी लेकर नीचे उतरे, मगर ना मीरा मिली, ना करण। मैंने पूछा, सिर्फ? दादाजी की आवाज़ धीमी हो गई। फिर उस कुएं से रात में आवाज़ें आने लगी। पहले रोने की आवाज़, फिर किसी के नाम पुकारने की आवाज़। कई लोगों ने कहा कि उन्हें कुएं के अंदर मीरा का चेहरा दिखा, सफ़ेद आंखें, भीगा हुआ चेहरा और होठों पर वही बात। मैंने पूछा, कौन सी बात? दादाजी ने मेरी तरफ देखा। मुझे बाहर
निकाल दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी ने तुरंत कहा, अब बहुत हो गया अर्जुन बेटा, यह कहानी सुनकर भूल जाना, उस तरफ मत जाना। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन सच यह था कि मैं भूल नहीं पाया। उस दिन दोपहर में मैं उस निखिल गांव में घूमने निकले। हमने खेत देखे, तालाब देखे, पुराना मंदिर देखा, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस कुएं की तरफ जा रहा था। दूर से वह कुआं दिखाई दे रहा था, पुराना, टूटा हुआ, अकेला। उसके आसपास कोई नहीं जा रहा था। मैंने देखा वहाँ तक जाने वाली पगडंडी पर घास उग आई थी, जैसे सालों से किसी ने उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। मैंने निखिल से कहा, दिन में एक बार दूर से देखते हैं बस। निखिल ने मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या दादा दादी जी ने भी मना किया है। मैंने कहा, भाई हम बस देखेंगे, अंदर थोड़ी कूदेंगे। वह गुस्से में बोला, तुझे एडवेंचर चाहिए ना, पर यहाँ चीज़ें मजाक नहीं हैं। मैं चुप हो गया, लेकिन मन में सवाल था, अगर उस कुएं में कुछ नहीं था तो बस इतने डरे हुए क्यों थे। शाम को गांव में एक अजीब घटना हुई। हम घर के बाहर बैठे थे, तभी एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया। उसके कपड़े मैले थे, आंखें लाल थी और चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने मुझे देखते ही पूछा, शहर से आया है? मैंने कहा, हाँ। वह मेरे पास आया और बहुत धीमी आवाज़ में बोला, कुएं के पास मत जाना। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, आपके कैसे पता कि मैं? वह मेरी बात काटते हुए बोला, जो वहाँ से आते हैं उन्हें वह बुलाती है। निखिल ने तुरंत कहा, चाचा आप जाइए, लेकिन वह आदमी मेरी आंखों में देखकर रह गया। रात को अगर कोई तेरा नाम ले, जवाब मत देना। अगर कोई बोले नीचे देख, मत देखना। और अगर तुझे कुएं के अंदर अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दे, तब भी मत जाना। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, मैं भी कभी तेरे तरह गया था। फिर उसने अपनी आँखों की तरफ इशारा किया। उस दिन के बाद मुझे नींद में भी उसी कुआं दिखाई देता है। इतना कहकर वह चला गया। मैंने निखिल से पूछा, यह कौन है? निखिल बोला, गांव के जंगल चाचा। मैं पहले ठीक थे, कहते हैं 25 साल पहले कुएं में झाँका था उन्हें, बाद में ऐसी ही है। उस रात खाना खाते समय मेरे मन में बेचैनी थी। दादी ने जैसे ही देखा बोली, अर्जुन बेटा, मन में से चल रहा है, उसे वहीं रोक दो। कुछ चीज़ें जानने के लिए नहीं होती। मैंने झूठ बोल दिया, नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। लेकिन रात को मैं ठीक नहीं था, क्योंकि उसी रात सब बदलने वाला था। करीब 12 बजे हम कमरे में सोने चले गए। निखिल जल्दी सो गया या शायद सोने का नाटक कर रहा था। मैं खिड़की की तरफ पीठ करके बैठा। कमरे में अंधेरा था, बाहर हवा चल रही थी। फिर अचानक वही आवाज़ आई, पहले बहुत धीमी, फिर थोड़ी साफ, बचाओ। मैंने आंखें बंद कर ली। निखिल की बात याद आई, जवाब मत देना। लेकिन आवाज़ फिर आई। इस बार उसने नाम लिया, अर्जुन। मेरी आंख रुक गई, सांस रुक गई। मैंने धीरे से आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था। निखिल अपनी जगह लेटा था। आवाज़ फिर आई, अर्जुन, मुझे बाहर निकाल दो। मुझे लगा मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरे मन का डर है। लेकिन तभी खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई, ट्रक टन टन टक। पर मैं
पत्थर की तरफ जम गया। खिड़की के बाहर दूसरी मंजिल की ऊंचाई थी, वहाँ कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता। फिर भी इस दस्तक हुई, ठक ठक ठक। मैंने निखिल को उठाने की कोशिश की, निखिल, लेकिन वह नहीं उठा। मैंने उसे हिलाया, वह गहरी नींद में था, इतनी गहरी कि जैसे किसी ने उसे बेहोश कर दिया हो। आवाज़ फिर आई, इस बार बहुत पास से, नीचे देख। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने पैर झुक खुद ब खुद उसे उठे। मैं खिड़की की तरफ बढ़ा। हर कदम पर मेरा दिल तेज़ धड़क रहा था। मैंने खिड़की की कुंडी पकड़ी, तभी पीछे से एक भारी आवाज़ आई, खिड़की मत खोलना। मैं पलटा। दरवाजे पर दादाजी खड़े थे। उनके हाथ में लालटेन थी। उनका चेहरा हर डर से पीला था। उन्होंने धीरे से कहा, मैं जानता था आज यह मुझे बुलाएगी। मैं पीछे हट गया। दादाजी कमरे में आए और खिड़की पर गंगाजल छिड़क दिया। फिर उन्होंने कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाया। खिड़की के बाहर से अचानक तेज चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जैसे कोई बहुत गहरे गड्ढे से निकल चिल्लाया हो। निखिल की आँख खुल गई। वह घबराकर उठ गया। क्या हुआ? दादाजी ने कहा, कल सुबह इसे शहर भेज दो। मैंने कहा, नहीं दादाजी, अब तो मुझे सच जानना है। दादाजी ने मुझे घूरकर देखा। सच जानकर कोई वापस पहले जैसा नहीं रहता। मैंने कहा, अगर वह सच में मदद मांग रही है तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? दादाजी की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। तुझे लग रहा है वह मदद मांग रही है? बेटा, वह मदद नहीं मांगती, वह साथ मांगती है। उनकी बात ने मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ दी। उस रात बाकी समय हम सब जागते रहे। सुबह होते ही घर में तनाव था। दादी मुझे देख रही थी, जैसे डर रही हो कि मैं कुछ कर बैठूंगा। लेकिन मेरे मन में अब डर से ज़्यादा सवाल थे। कौन थी मीरा? क्या वह सच में कुएं में थी? अगर उनकी लाश कभी नहीं मिली तो क्या वह जिंदा बची थी? मैं सबसे बड़ा सवाल में वह मेरा नाम जैसे जानती थी। दोपहर में मैंने मौका देखकर घर की पुरानी अलमारी देखी। उसमें पुराने कागज़, फ़ोटो और कुछ पीले पड़े चुके अखबार रखे थे। निखिल बाहर दादाजी के पास था। दादी जी रसोई में थी। मैंने एक एक कागज़ देखना शुरू किया। कुछ देर बाद मुझे एक पुराना अखबार मिला। उस पर तारीख लगभग 40 साल पुरानी थी। हेडलाइन धुंधली थी लेकिन पढ़ी जा सकती थी। सोनीपत के एक पास गांव, यह युवती रहस्यमयी तरीके से लापता। नीचे फ़ोटो थी एक लड़की की, लंबे बाल, बड़ी आंखें, माथे पर बिंदी। नाम लिखा था मीरा रणठीवी सिंह। मैं फ़ोटो देखते ही आवाज़ अजीब महसूस करने लगा। उसकी आंखें जैसे मुझे देख रही थी। तभी अखबार के पीछे से एक और कागज़ गिरा। वह एक पुराना पत्र था, शायद किसी डायरी का पत्र। उस पर लिखा था, मीरा को कुएं में नहीं फेंका गया था, कुआं सिर्फ रास्ता था। मैं सन रह गया। कुआं फिर सिर्फ रास्ता था। नीचे और लिखा था, जिस रात मीरा गायब हुई उस रात कुएं से रोशनी निकली थी। करण को भी उसी ने लिया था। ठाकुर ने
सच पूछा दिया। गांव वाले डर गए, लेकिन असली चीज़ अब भी नीचे है। मेरे हाथ सो कांपने लगे। मैंने कागज़ जल्दी से जेब में रख लिया। तभी पीछे से आवाज़ आई, क्या कर रहा है? मैं पलटा। निखिल दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उससे पत्थर दिखाया। उसने पढ़ा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह तुझे क्या मिला अलमारी में? तू पागल है अर्जुन, यह सब पढ़ने की ज़रूरत क्या थी? मैंने कहा, निखिल, यह सिर्फ भूत की कहानी नहीं है, कुछ और है। कुएं के नीचे कुछ है। निखिल गुस्से से बोला, हाँ है, मौत है। अब खुश? मैंने कहा, अगर सच पता चल जाए तो शायद। वह चिल्लाया, तू उसे छुड़ाना चाहता है? मुझे पता भी है वह क्या है। मैं चुप हो गया। निखिल की आंखें भर आई। वह धीरे से बोला, मेरे पापा की मौत उसी कुएं की वजह से हुई थी। मैं हैरान रह गया। निखिल ने पहली बार यह बात बताई थी। वह बोला, मैं छोटा था, पापा को कोई बात रात में आवाज़ आती थी। दादी ने मना किया था, दादाजी ने रोका था, लेकिन एक रात वह कुएं तक चली गई। सुबह उनकी लाश कुएं के पास मिली। शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे मौत से पहले उन्हें कुछ बहुत भयानक देखा हो। उसकी आवाज़ टूट गई। पोस्टमार्टम में हुआ, कुछ नहीं आया। गांव वालों ने कहा दिल का दौरा पड़ा, लेकिन दादाजी जानते थे वह कुएं ने लिया था। अब मुझे समझ आया कि निखिल इतना डरा हुआ क्यों था। मैंने उससे माफ़ी मांगी, लेकिन अंदर का रहस्य अब और गहरा हो गया था। उस रात गांव में बिजली चली गई। सारा गांव अंधेरे में डूब गया। दादी ने तुरंत सारे दरवाजे बंद कर दिए। दादाजी ने घर के आंगन में दीपक जलाकर और कुछ पुराने मंत्र पढ़ने लगे। मैंने पूछा, क्या हर बार बिजली जाने पर ऐसा करते हैं? दादी बोली, बिजली नहीं गई बेटा, उसे अंधेरा चाहिए। मुझे लगा जैसे घर की दीवारें भी सुन रही है। रात लगभग 1 बजे तक हम बस जाग रहे थे। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। खिड़कियां हिल रही थी। दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे। फिर अचानक घर के पीछे से आवाज़ आई। इस बार लड़के की नहीं। इस बार लड़की की नहीं। एक आदमी की आवाज़, निखिल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आवाज़ सिर्फ आई, बेटा बाहर आ। निखिल के होठ कांपने लगे। यह पापा की आवाज़ है। दादी रोने लगी। दादाजी ने निखिल को कसकर पकड़ लिया। जवाब मत देना। लेकिन आवाज़ लगातार आती रही। निखिल, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बाहर निकाल। निखिल रोने लगा। पापा, दादाजी चिल्लाए। चुप। तभी घर का पिछला दरवाज़ा अपने आप खुल गया। तेज़ हवा अंदर आई। दीपक बुझ गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। और उसी अंधेरे में मैंने पहली बार उसे देखा। आंगन के कोने में एक परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, सफ़ेद चेहरा और आंखें पूरी सफ़ेद। वह मीरा थी, या शायद मीरा जैसी कोई चीज़। दादी चीख पड़ी। दादाजी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। वह परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ी। उसके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ कुएं की तरफ से आ रही थी। अर्जुन, तू नीचे देख चुका है, अब आ। मैंने कहा, मैंने नीचे नहीं देखा। वह मुस्कुराई, एक ठंडी खाली मुस्कान। लेकिन तू देखना चाहता है। मुझे लगा
जैसे किसी ने मेरे मन की बात पढ़ ली हो। अचानक निखिल मेरे पास से छूटकर बाहर की तरफ भागा। निखिल, मैं चिल्लाया। दादाजी उसे पकड़ नहीं पाई। निखिल अपने आप पापा की आवाज़ के पीछे भाग रहा था। मैं भी उसके पीछे दौड़ा। दादी चीख रही थी, दादाजी चिल्ला रहे थे, मत जाओ। लेकिन हम दोनों घर के पीछे खेतों की तरफ भाग चुके थे। रात घनी थी, चांद बादलों में छुपा हुआ था। पगडंडी पर सिर्फ धुंध थी। मुझे निखिल आगे दिखाई दे रहा था, वह जैसे किसी सम्मोहन में था। दूर वह पुराने कुआं दिखाई देने लगा। उसके आसपास निखिल रोशनी फैल रही थी। कुएं से धुआं निकल रहा था और उसके अंदर से कई आवाज़ें आ रही थीं। बच्चों की आवाज़ें, औरतों की आवाज़ें, आदमियों की आवाज़ें, सब एक साथ बोल रहे थे, बचाओ, नीचे देख, हम यहाँ हैं, हमें बाहर निकाल। निखिल कुएं के पास पहुँचा गया। मैंने पूरी तरह ताकत से दौड़कर उसे पीछे खींच लिया। वह चीखने लगा, मुझे जाने दे, पापा अंदर हैं। मैंने उसे कहकर पकड़ा, तेरे पापा अंदर नहीं हैं, यह धोखा है। तभी कुएं के अंदर से आवाज़ आई, इस बार साफ और भारी, थोड़ा नहीं सच। हम दोनों जम गए। कुएं के अंदर अंधेरा नहीं था, नीचे कहीं गहराई में नीली रोशनी घूम रही थी, जैसे कुछ लोग कुएं के तल में पानी नहीं, कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। मैंने पत्थर की लाइट याद की, कुआं सिर्फ रास्ता था। तभी कुएं के अंदर से एक चेहरा ऊपर उठा दिखा, मीरा का चेहरा। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा बहुत पीला था, आंखें सफ़ेद थी, लेकिन उसकी आंखों में डर था, सिर्फ डर। वह बोली, मुझे बचाओ। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम मीरा हो? उसने सिर हिलाया। निखिल रोते हुए बोला, मेरे पापा कहाँ हैं? मीरा ने मेरी तरफ देखा, जो यहाँ आते हैं वह नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा, नीचे कहाँ? मीरा का कहना बदलने लगा। उसकी आंखों से काला पानी बहने लगा। वह बोली, भूख, मेरे शरीर में जान नहीं रही, किसी भूख। मीरा ने जवाब दिया, उसकी जो इस कुएं में पहली भी था। अचानक कुएं के अंदर से बहुत गहरी आवाज़ आई, जैसे धरती के नीचे कोई विशाल चीज़ सांस ले रही हो। कुएं की दीवारें पर अजीब निशान चमकने लगे, पुराने चिन्ह, ऐसे चिन्ह जिनके देखकर दिमाग में दर्द होने लगे। निखिल बेहोश होने जैसा हो गया। मैं उसे खींचकर पीछे ले जाना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन में धंस गए। कुएं के अंदर से कई हाथ ऊपर आने लगे, सफ़ेद कुएं लंबे हाथ। वह कुएं की दीवारों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लग रहे थे। उन हाथों के बीच मुझे एक चेहरा दिखाई दिया, मध्य उम्र का आदमी। निखिल ने उसे देखते ही चीखा, पापा! वह सच में निखिल के पिता का चेहरा था, लेकिन उनकी आंखें खाली थी। उनके निखिल की तरफ हाथ उठाया, बेटा आ जा। निखिल फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। वह होश में आया, भाग। हम दोनों पीछे हटे, लेकिन तभी मीरा ने मेरा नाम पुकारा, अर्जुन। मैंने उसकी तरफ देखा, वह रो रही थी। मुझे बाहर निकाल दो, मैं थक गई हूँ। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि एक पल के लिए लगा कि शायद सच में उसे मदद चाहिए। लेकिन तभी मुझे
जगत चाचा की आवाज़ आई, वह मदद नहीं मांगती, वह साथ मांगती है। मैंने आंखें बंद की और पीछे हट गया। मीरा का चेहरा अचानक अंधेरे में भर भर गया। उसने चीखकर कहा, तुम सब झूठे हो। कुएं से तेज़ हवा निकली। हम दोनों ज़मीन पर गिर पड़े। कुएं के आसपास की मिट्टी फटने लगी। मुझे लगा अब हम नहीं बचेंगे। तभी पीछे से दादाजी की आवाज़ आई, पीछे हटो। दादाजी लालटेन और कुछ राख जैसी चीज़ें लेकर दौड़ते हुए आए। उनके पीछे दादी भी थी, रोती हुई। दादाजी ने कुएं के चारों तरफ राख फेंकी और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगे। कुएं के अंदर से भयानक चीखें आने लगी। मीरा का चेहरा फिर दिखाई दिया। इस बार वह मीरा नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर पीछे कई चेहरे थे, जैसे उनके अंदर बहुत सारी आत्माएं कैद हो। दादाजी ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन निकल, पीछे मत देखना, भागो। हम दोनों भागने लगे, लेकिन उसी समय मेरे पैर में किसी ठंडी चीज़ ने पकड़ लिया। मैंने गिर पड़ा। मैंने नीचे देखा। कुछ कुएं के निकला एक हाथ मेरी टांग पकड़े हुए था। उसकी पकड़ बर्फ़ जैसी ठंडी थी। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन हाथ नहीं छूटा। निखिल मुझे खींच रहा था। दादाजी मत पकड़ मेरे से। दादी रो रही थी और कुएं से आवाज़ आ रही थी, नीचे देख बस एक बार। मेरी आंखें खुद कुएं की तरफ घूमने लगी। मैं रोकना चाहता था, लेकिन नहीं रोक पा रहा था। जैसे कोई मेरे दिमाग को पकड़कर मोड़ रहा हो। मैंने कुएं के अंदर देखा और उस एक पल में मैंने जो देखा वह मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पा सकता। कुएं के अंदर पानी नहीं था। नीचे एक बहुत बड़ा अंधेरा कमरा था। उस कमरे की दीवारों पर लोग चढ़े थे सकते थे। सबकी आंखें सफ़ेद, सब मुझे देख रहे थे। बीच में एक काली आकृति बैठी थी, बहुत विशाल। उसका चेहरा नहीं था, बस एक गहरा खालीपन। और उस खालीपन के बीच से आवाज़ आई, एक और। मैं खींच पड़ा। दादाजी ने मेरे चेहरे पर राख फेंकी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिमाग छेड़ दिया हो। निखिल ने मुझे खींचा और हम दोनों ने पीछे लुढ़क लिए। दादाजी ने कुएं के किनारे पर लाल धागा बांधकर फिर जोर से कहा, आज नहीं। कुएं से इतनी तेज़ चीख आई कि मेरे कानों से खून निकलने लगा। फिर अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई, धुंध गायब हो गई। कुएं से निकलती नीली रोशनी बंद हो गई और हम चारों मिट्टी पर पड़े साफ रहे थे। सुबह होने तक हम घर लौट आए। किसी ने एक शब्द नहीं बोला। मेरे पैर पर नीले निशान थे जहां उस हाथ ने पकड़ा था। निखिल पूरी रात रोता रहा। दादी ने मेरे माथे पर गंगाजल लगाया। दादाजी चुपचाप बैठे थे। सुबह उन्होंने कहा, तुम दोनों आज ही शहर वापस चले जाओ। इस बार मैंने कोई सवाल नहीं किया। मैं जान चुका था कि कुछ जवाब जानना ज़रूरी नहीं है। हम उसी दिन गांव में निकल गए। बस मैं बैठते समझ मैंने आखिर बस उस दिशा में देखा जहां हुआ था। दिन का उजाला था, सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन मुझे साफ दिखाई दिया कुएं के पास कोई खड़ा है। सफ़ेद कपड़ों में, लंबे बाल। वह मीरा थी। उसने दूर से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। मैंने तुरंत नज़र हटा ली। शहर लौटने के बाद मैंने कोशिश की कि सब भूल जाऊंगा, लेकिन भूल नहीं पाया। कुछ दिन बाद निखिल ने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ डरी हुई थी। अर्जुन पापा की
पुरानी डायरी मिली है। मैंने पूछा, क्या लिखा है उसमें? निखिल बोला, पापा ने लिखा था कि वह कुएं में मीरा को नहीं करण को ढूंढने गए थे। मैं चुप हो गया। वह आगे बोला, और डायरी में एक बात और लिखी है क्या? निखिल की आवाज़ काँप रही थी। मीरा कभी मरी ही नहीं थी। मेरे हाथ में फ़ोन लगभग छूट गया। क्या मतलब? निखिल बोला, ठाकुर ने उसे कुएं में नहीं फेंका था। उसने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन कुएं के नीचे जो चीज़ थी उसने मीरा की आवाज़ ले ली, उसका चेहरा ले लिया, उसकी आदतें ले ली। मेरी आंखें तेज़ हो गई। तो जो हमने दिखी है, निखिल ने धीरे से कहा, वो मीरा नहीं है। वो फ़ोन पर कुछ सेकंड शांत रहा। फिर निखिल बोला, डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा है, जब वह तुम्हारा नाम लेने लगे, समझ जाना कि उसने तुम्हें चुन लिया है। मैंने डरते हुए पूछा, किसने? निखिल ने जवाब नहीं दिया। तभी फ़ोन कट गया। मैंने कई बार उसे वापस कॉल किया, कोई जवाब नहीं। अगले दिन सुबह मिली कि निखिल अपने कमरे में बेहोश मिला है। उसके कमरे की दीवार पर मिट्टी से एक गोल निशान बना हुआ था, कुएं जैसा, और उस गोल निशान के अंदर लिखा था, अब अर्जुन आएगा। उस दिन के बाद मैं रात के कभी खिड़की खुली नहीं छोड़ता। कभी आधी रात को पानी पीने उठता हूँ तो आईने में अपनी आंखें नहीं देखता, क्योंकि कई बार मुझे लगता है मेरी आंखों के पीछे कोई और झांक रहा है। और सबसे डरावनी बात, 3 महीने पहले मुझे एक अचानक नंबर से कॉल आया। रात के ठीक 12:13 पर मैंने डरते हुए फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ कोई सांस ले रहा था। फिर वही आवाज़ आई, धीमी, ठंडी और बहुत करीब, अर्जुन, कुएं में मत झांकना। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आया, क्योंकि अब कुआं मेरे अंदर है। फ़ोन कट गया। उसके बाद मैं कई दिनों तक सो नहीं पाया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। पिछले हफ्ते मुझे निखिल का मैसेज आया, बस एक फ़ोटो में वही पुराना कुआं। रात का समय था। कुएं से निखिल धुंध निकल रही थी और कुएं के अंदर एक चेहरा दिखाई दे रहा था। वह चेहरा मीरा का नहीं था, वह चेहरा निखिल का था। फ़ोटो के नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, नीचे देख। दोस्तों, अगर आप अभी सोनीपत के किसी पुराने गांव में जाएं और खेतों के बीच आपको कोई टूटा हुआ कुआं दिखाई दे, तो उसके पास मत जाना। चाहे दिन हो या रात, चाहे कोई रो रहा हो, चाहे कोई आपका नाम ले रहा हो, और अगर कभी आधी रात को आपको किसी गांव से आवाज़ आए, मुझे बाहर निकाल दो, तो याद रखना, वह बाहर नहीं आना चाहता, वह चाहता है कि आप अंदर चले जाओ। क्योंकि कुछ कुएं पानी के लिए नहीं बनाए जाते, कुछ कुएं रास्ते होते हैं, और कुछ रास्ते वापस नहीं आते। अगर कहानी सुनकर आपकी रूह कांप गई हो तो कमेंट में लिखना, मत झांकना। और ऐसी डरावनी कहानियाँ के लिए मिडनाइट खौफनाक हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगली कहानी में जो होगा वह इस कुएं से अधिक ज़्यादा डरावना होगा।